नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 3 है संसदीय शासन व्यवस्था। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है कि सरकार किसे कहते हैं, राज्य सरकार क्या है, लोकतंत्र क्या है। इसकी अगली कड़ी हम लोग इस अध्याय के रूप में देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। बच्चों, हम लोग यह देखेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, इसे भारत में क्यों लागू किया गया, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी तत्वों के बारे में हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। यहाँ तक कि हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं यह अध्याय, जिसका नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। प्राचीन समय में जो ग्राम सरकारें थी वो हमारे समाज का अभिन्न अंग रही हैं। यानी प्राचीन काल से ही ये जो ग्राम पंचायती व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं ये चली आ रही है। ये हमारे सरकार का, हमारे समाज का अभिन्न अंग रही है। जबकि उस समय राजकीय शासन व्यवस्था थी, यानी राज्य व्यवस्था थी, राजा शासन करते थे। फिर भी हमारे गाँव में ग्राम पंचायत व्यवस्था थी और ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य था भूमि का बंटवारा करना तथा लोगों से कर वसूल करना। अब हमारे सामने बच्चों एक शब्द आया कि कर क्या है। कर वह टैक्स होता है, वह लगान होता है जो कि राज्य के द्वारा वहां के नागरिकों से वसूल किया जाता है राज्य के कार्य को संपादित करने के लिए, यानी राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो यह जो कर है यह वसूल करने का काम ग्राम पंचायतों को दिया जाता था और राज दरबार इन ग्राम पंचायतों को उस कर का कुछ हिस्सा भी देते थे, जिससे कि इन ग्राम पंचायतों का कार्य संचालन होता था। और इन ग्राम पंचायत के जो भी लोग थे जो कि अनियमित व्यवस्था में लगे होते थे, तृप्त हो जाते थे, यानी कर वसूलने में अनियमितता का परिचय देते थे या कुछ भी प्रलोभन करते थे, लोभ करते थे, लालच करते थे और अपने कार्यों को अच्छे रूप से नहीं करते थे, उन लोगों को हटा दिया जाता था। क्योंकि यह जो ग्राम पंचायत व्यवस्था थी उस समय भी जनतंत्रीय शासन व्यवस्था पर लागू थी या आधारित थी, क्योंकि जनता के द्वारा ही इसके सदस्यों को चुना जाता था। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते थे वो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते थे। तो जब भी ये सदस्य अपने पद से धोखा करने की कोशिश करते थे या पद से गद्दारी करने की कोशिश करते थे तो इन लोगों को अपने पद से मुक्त कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। मध्य युग के आते आते सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं थी जो कि प्राचीन काल से चली आ रही थी, राज्य शासन व्यवस्था यानी राजाओं के शासन से चली आ रही थी, ये व्यवस्थाएं जो हैं वो आकर के कहीं लुप्त प्राय हो जाती हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायती व्यवस्था थी वो अनवरत चलती गई, क्योंकि यह जनता के शासन पर आधारित थी, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से चलती थी। ग्राम पंचायती व्यवस्था अभी भी हमारे समाज में हमारे सरकार का एक अभिन्न अंग है जो हमें देखने को प्रायः मिलती है। हर एक गांव में ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू है। ऊपर के स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास अवरुद्ध हो गया, पर यह जो ग्राम पंचायती थी यह चलती रही। यह अलग अलग नामों से पुकारी जाने लगी, जैसे जनपद परिषद, नगर परिषद, ग्राम संघ जैसे अनेक नामों से इनको पुकारा गया और यह आज भी अपने स्तर से अपना कार्य कर रही हैं। यह समाज में हमारे गांव में संसद के रूप में कार्य करती है, यानी ये हमारे ग्रामीण निकाय के लिए एक संसद के रूप में कार्यरत है। 1833 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े। 1860 और 1870 के दशकों से ही भारतीय लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगे थे। कालांतर में भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास काफी हो चुका था। अब एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर सके। अतः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई। 1919 के भारत सुधार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, राज्य परिषद और विधानसभा। प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में
भारत की संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता संपन्न निकाय घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हुआ। इसके कारण आधुनिक संस्थागत ढांचों सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई। बच्चों, संविधान सभा को किस नाम से जाना जाने लगा? भारत की अस्थायी संसद, जो 1952 के प्रथम आम चुनाव के अनुसार संसद के गठन होने तक कार्य करती रही। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। विधायिका यानी संसद, तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इस प्रणाली में राज्य तथा सरकार के मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। यानी जो संसदीय शासन व्यवस्था है बच्चों, उसमें कार्यपालिका और विधायिका जो होते हैं वो परस्पर जुड़े हुए होते हैं, और उसमें राज्य का तथा सरकार के जो प्रधान होते हैं वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और जबकि इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त नहीं करती है। यानी हम लोगों ने एक ठोस अंतर देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी शक्ति विधायिका से प्राप्त करती है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है इसमें कार्यपालिका अपनी शक्ति यानी वैधता विधायिका से प्राप्त नहीं करती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई? बच्चों, अब हम लोगों के समक्ष यह प्रश्न आता है कि आखिर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? तो बच्चों, जब भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उनके मन में यह प्रश्न बहुत बार आया कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाए या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाए। लेकिन भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, चूंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के अलग अलग तबकों के, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग समुदायों के लोगों ने बराबर हिस्सा लिया था और भाग लिया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो उनके योगदान को देखते हुए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। क्योंकि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि भारत के सभी वर्गों को, भारत में जितने भी सामुदायिक वर्ग हैं, जितने भी समुदाय हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है, उन्हें भी अपने शासन में, जैसे बजट के निर्माण में और शासन कार्य के निर्माण में अपना योगदान देने का अवसर मिले। तो इन बातों को देखते हुए भारतीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया, अपनाया गया, ताकि हर वर्ग को उनका अधिकार मिल सके और वो यहाँ के शासन व्यवस्था में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन ने लोगों को ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने तथा अपनी मांगे पेश करने की शक्ति प्रदान की। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि 1885 में ही मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। यानी सभी लोगों को यह क्षमता है कि वह अपने जो जीवन को प्रभावित करने वाले हिस्से हैं उनके बारे में फैसले लें। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश प्रभाव में रहने के कारण भारतीय समाज ब्रिटेन में प्रचलित संसदीय व्यवस्था से भली भांति परिचित हो चुकी थी। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने संसदीय व्यवस्था एवं सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया।
अब बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी संसदीय शासन व्यवस्था और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को भारत ने अपनाया, भारत की संसद ने अपनाया, भारत की शासन व्यवस्था में अपनाया गया। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वह मताधिकार है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि जिस अधिकार से भारत के प्रत्येक नागरिक को जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, उसे यह अधिकार है कि वह अपना नेता स्वयं चुन सकता है। संसद, हम भारतीयों को गर्व है कि हम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं, यानी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत की जो सरकार है वो लोकतंत्रात्मक सरकार है, यानी भारत के सभी नागरिकों को, जो भी व्यक्ति वयस्क हो चुके हैं, वह 18 वर्ष की उम्र या उससे अधिक हैं, उन्हें अपना नेता, अपना शासक चुनने का अधिकार है। वह वोट दे करके, अपना मत दे करके अपने नेता का, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी वह शासन में सहमति ले सकते हैं, शासक को चुन सकते हैं, यानी उन्हें अपने नेता को चुनने का, उन्हें बदलने का और उन्हें शासक के रूप में प्रतिस्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। तो बच्चों, हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश में इस तरह की शासन व्यवस्था है जहाँ की प्रत्येक जनता के भागीदारी है। हम सभी जनता इसके शासन के अप्रत्यक्ष रूप से, शासन में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, यानी हम सभी के हाथों में यह शक्ति है कि हम अपने नेता का चयन कर सकते हैं, अपने शासक का चयन कर सकते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हमें संसद के रूप में देखने को मिलती है। संसद जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है, हमारे संविधान का केंद्र है, यानी हमारी शासन व्यवस्था का केंद्र है। संसद के रूप में ही हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि जो है वह संसद के रूप में हमारे देश को चलाते हैं। संसद 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। तीनों को मिलाकर हमारे संसद का निर्माण होता है और संसद के जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए होते हैं, यानी हम अपने नेताओं का चयन करते हैं। नागरिकों के द्वारा सरकार को मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है, यानी भारत में आम चुनाव के द्वारा नागरिकों के द्वारा नेता का चयन होता है और संसद के प्रतिनिधियों का चयन होता है। ये प्रतिनिधि जो हैं वो मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और ये इन संसद के प्रतिनिधियों द्वारा, ये जो हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा ही हमारे सरकार का निर्माण होता है और ये सरकार जो होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी ये संसद जो है वो इस सरकार पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। यह संसद सरकार को नियंत्रित भी करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है, यानी इस तरह से हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार को बनाते भी हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं, यानी संपूर्ण नियंत्रण जो होता है वह जनता का होता है। बच्चों, संसद में सारे देश के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसलिए भारत को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, कई लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। बच्चों, हमारे झारखंड को 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चलिए इस चित्र में हम लोग पहचानते हैं कि हमारे लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। राष्ट्रपति। बच्चों, भारतीय संसद में सर्वोच्च जो गणराज्य का प्रधान होता है वह है राष्ट्रपति, यानी सर्वोच्च संवैधानिक पद जो होता है, जो कि देश का सबसे ऊंचा पद होता है, वह पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति के हाथों में पूरी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका शक्तियों के प्रधान होते हैं। इस पद की योग्यता धारण करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। यह देश का प्रथम नागरिक होता है। बच्चों, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। आपात स्थिति में जब
देश पे आपातकालीन संकट आता है, तो इस स्थिति में पूरे देश की बागडोर जो होती है बच्चों, वह राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। वह वैश्विक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी विश्व स्तर पर देश का प्रतिनिधि राष्ट्रपति ही करता है। यह हमारी तीनों सेना का भी अध्यक्ष होता है। हमारे देश में कौन कौन सी सेनाएं हैं? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ये तीनों सेनाएं जो हैं, इनके प्रधान के रूप में राष्ट्रपति ही होते हैं। समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित होते हैं, यानी हमारे देश की कार्यपालिका जो भी कानून बनाती है, वह कानून जो है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून के रूप में नहीं मान्य होते हैं। यानी कानून को अंतिम रूप देने का कार्य राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होता है। बच्चों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार निम्न अर्हताओं को वरीयता दी गई है। यानी पहला, वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। और चौथा, वह लोकसभा के सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो। तो इन सभी योग्यताओं के आधार पर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, निर्वाचन में खड़ा हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा, इस अध्याय के इस भाग में हम लोगों ने देखा कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है, और यह भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था क्यों लागू की गई और भारतीय संसदीय शासन की व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। और भी हम लोगों ने राष्ट्रपति पद के बारे में, राष्ट्रपति पद के महत्व के बारे में जाना। इस अध्याय के अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।